सॉलिड प्रिंसिपल्स। सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं रिएक्ट में, ये किस तरह से काम करते हैं और उनका क्या बेनिफिट है, आइए जानते हैं। सॉलिड प्रिंसिपल्स एक सेट है 5 डिजाइन प्रिंसिपल्स का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मेंटेनेबल, स्केलेबल और रोबस्ट कोड लिखने के लिए फॉलो किए जाते हैं। ये प्रिंसिपल्स मेनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन रिएक्ट जैसे मॉडर्न फ्रेमवर्क में भी इन्हें फॉलो किया जा सकता है ताकि कोड क्लीन, एक्सटेंडेबल और एफिशिएंट रहे। आइए रिएक्ट जेएस में इन प्रिंसिपल को समझते हैं। सॉलिड प्रिंसिपल, सॉलिड वर्ड का हर एक लेटर अपने आप में एक प्रिंसिपल है। जैसे S फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, O फॉर ओपन क्लोज्ड, L फॉर लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, I फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन एंड D फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में हर कंपोनेंट के स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम होता है। ओपन क्लोज में कंपोनेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं बिना उसको मॉडिफाई किए। लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। इंटरफेस एग्रीगेशन में कंपोनेंट को सिर्फ रिलेवेंट प्रॉप मिलने चाहिए, मतलब सिर्फ उसको उतनी ही प्रॉप मिलने जितनी उसकी जरूरत है। डिपेंडेंसी इन्वर्जन में हाई लेवल लॉजिक को टाइटली कपल्ड न रखें लो लेवल डिटेल्स के साथ। ये इनका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कि सॉलिड प्रिंसिपल्स में क्या क्या चीजें होती हैं। सॉलिड में एस का क्या मतलब है, ओ का क्या मतलब है, एल का क्या मतलब है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं। जैसे एस फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, दैट इज SRP। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि हर एक कंपोनेंट को एक ही काम करना चाहिए। एक कंपोनेंट काफी फोकस्ड और स्पेसिफिक होना चाहिए और उसकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके कंपोनेंट में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जैसे UI हैंडल करना हुआ, डेटा फैच करना हुआ, लॉजिक इंप्लीमेंट करना हुआ, तो आपको उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर एक यूजर प्रोफाइल का कंपोनेंट बनाया है, उस कंपोनेंट में हमने एक स्टेट बनाई है और उस स्टेट को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। वो स्टेट जो सेट हो रही है वो एक API कॉल के बाद सेट हो रही है। मतलब API का जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स हम स्टेट के थ्रू यहाँ नीचे UI में यूज कर रहे हैं। मतलब इस एक कंपोनेंट में दो काम हो रहे हैं, एक तो ये API कॉल हो रही है, दूसरा यूजर डेटा में डेटा सेट हो रहा है। मतलब API कॉल हो रही है, डेटा सेट हो रहा है, जिसे हम यूज कर रहे हैं। दो काम हो गए। लेकिन सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है कि हर एक कंपोनेंट की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो हमेशा एक ही काम करना चाहिए। तो अगर हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूजर डेटा जो कि हमने ऊपर स्टेट में लिया था उसको हम एक कस्टम हुक में ले लेंगे। अब कस्टम हुक क्या होता है इसको आगे आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो कि कस्टम हुक एक हमने अलग फंक्शन कंपोनेंट बना लिया है जिससे हम यूजर डेटा को गेट कर रहे हैं। अब उस कस्टम हुक में क्या होता है कि उसमें सारा API का काम हो रखा है। गेट कर दिया हमने, यहाँ से गेट करने के बाद उसको सेट कर दिया, सेट करके हमने उसको रिटर्न कर दिया, यहाँ से हमने रिटर्न किया हुआ है, राइट। अब रिटर्न करके हमने यहाँ पर गेट कर लिया और गेट करके हमने यूज कर लिया। मतलब इस एक कंपोनेंट के अंदर, यूजर प्रोफाइल के अंदर सिर्फ एक ही काम हुआ, इस यूजर डेटा का यूज। अब वो यूजर डेटा जहां पर भी बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो इसको पता है, इस कंपोनेंट को नहीं पता। इस कस्टम हुक को पता है, जो कस्टम हुक में हमारा सारा काम हो रखा है। मोर और लेस इसमें जो हम मोटा मोटा ये देखना चाहते हैं कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में एक कंपोनेंट को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, ये प्रिंसिपल कहता है। अब बढ़ते हैं आगे। OCP मतलब ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल में क्या होता है कि रिएक्ट में कंपोनेंट्स ओपन होने चाहिए एक्सटेंशन के लिए, लेकिन क्लोज होने चाहिए मॉडिफिकेशन के लिए। इसका मतलब आपको एग्जिस्टिंग कंपोनेंट को मॉडिफाई करने की जगह उन्हें को एक्सटेंड या रीयूज करना आना चाहिए। कंपोनेंट बनाते वक्त आपको फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में उनको बिना मॉडिफाई किए एक्सटेंड किया जा सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एक हमने बटन कंपोनेंट बनाया। इस बटन कंपोनेंट के अंदर हमने एक टाइप ली, जो कि क्लास के लिए हमने एक टाइप लिया हुआ है। अब ये क्या है, यहाँ पर टाइप हमने यहाँ पर इसको जो है इसको बता दिया है कि भाई btn-text जो btn-type है वो डिफाइंड होगा। हमने इसको मतलब बाउंड कर दिया है, राइट। अब हमें ये बाउंड नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस प्रिंसिपल के थ्रू हम रिएक्ट में ये सीख रहे हैं कि हमें इस तरह से जो बाउंड करने वाली चीजें इससे बचना चाहिए। इसकी जगह पर हमें पूरा ही क्लास नेम सेंड करना चाहिए।
जैसे मतलब मान लो हमने अभी यहाँ पर टाइप किया था, तो बीटीएन एक क्लास हमने जो बना रखी है, बीटीएन में टाइप ही आएगी, टाइप हमेशा है तो प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा, वो बाउंड हो गया। हमें बाउंड नहीं करना चाहिए, हमें ये क्या है पूरा क्लास नेम ही भेजना चाहिए, जिससे कि फायदा ये होगा कि कल को हम कितनी भी क्लास इस बटन के लिए भेज सकते हैं, राइट। हमेशा एक टाइप नहीं, पूरी क्लास ही हमने भेज दी है। अगर इसी एग्जाम्पल को और समझें, लेट्स सपोज मुझे दो बटन बनाने थे, सेव और डिलीट। अब क्योंकि ये सेव अलग काम करता है, डिलीट अपना अलग काम होता है, तो उसमें क्या किया हमने, सिर्फ क्लास नेम को हमने पूरा पूरा भेज दिया, और सेव के लिए हमने बीटीएन प्राइमरी को भेज दिया, क्लास नेम में बीटीएन डेंजर को भेज दिया। तो इससे क्या किया हमने, इससे हमने ये इस जो हमारा बेस कंपोनेंट था, बटन कंपोनेंट था, इसको हमने बाउंड नहीं किया। इसमें हम आगे इस बटन, ये जो राइट वे है, इसमें अगर हम देखेंगे तो क्लास नेम हम कितनी भी भेज सकते हैं, राइट। यहाँ पर क्लास नेम में हम स्पेस मार के कितनी भी क्लास भेज सकते हैं, सेकंड क्लास भी भेज सकते हैं, राइट। मतलब मान लो बीटीएन सेकंड भी भेज सकते हैं, राइट। तो कितनी भी क्लास हम यहाँ पे भेज सकते हैं जो कि गेट हो जाएगी। तो ये बाउंड नहीं हुआ, इसको हम फर्दर मॉडिफाई नहीं करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, राइट। OCP is to extend the component without modifying it, right? Let's move into LSP, Liskov substitution principle. Liskov substitution principle का मतलब है कि आप एक ड्राइव कंपोनेंट को उसके पेरेंट कंपोनेंट की जगह यूज कर सकते हैं बिना कोड को ब्रेक किए। अब ड्राइव कंपोनेंट क्या होते हैं और पेरेंट कंपोनेंट क्या होते हैं हम नीचे समझेंगे। रिएक्ट में अगर आप एक कंपोनेंट का एक और वर्जन बनाते हो इनहेरिटेंस या हायर ऑर्डर कंपोनेंट के जरिए, तो वो पेरेंट कंपोनेंट की तरह बिहेव करे ताकि पुरानी फंक्शनैलिटी ब्रेक ना हो। ठीक है, इतना समझ गए हम, राइट। अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं साथ साथ में। जैसे मान लो एक इनपुट फील्ड है जो कि मेरा बेस कंपोनेंट है। मतलब बेस कंपोनेंट का मतलब ऐसे समझो कि जैसे हम रियूजेबल कंपोनेंट बनाते हैं रिएक्ट में वाया थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस और फ्रेमवर्क, राइट। फ्रेमवर्क का मतलब है जैसे एमयूआई का हमें इनपुट यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, उसको रैप कर देते हैं इनपुट में किसी भी अपने कोई भी एक नाम लेके, राइट, और उसको हम काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब हमने जैसे मान लो इनपुट हमने ये बना लिया, इसको हमने रैप कर दिया, ये हमारा बेस कंपोनेंट है, इसको हमने इनपुट को बना लिया। अब इनपुट को हम 10 जगह यूज करना चाहते हैं, राइट। अब 10 जगह यूज करने का मतलब है कि एक तो मैंने ऐसे यूज कर लिया, एक हमने टेक्स्ट इनपुट बनाया और उसमें उस बेस कंपोनेंट को रिटर्न करा दिया विद प्रॉप्स। अब इस टेक्स्ट इनपुट में मैंने दो चीजें भेजी हुई हैं। लेट्स सपोज मैंने नाम भेजा हुआ है ये और हैंडल ये भेजा हुआ है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक और बनाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली एक और बनाऊंगा, राइट, और उसमें दूसरा नाम भेज दूंगा, नेम 2 करके भेज दूंगा। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि मैंने बेस कंपोनेंट को नहीं छेड़ा, मैंने अपना एक कंपोनेंट बनाया जिसमें से मैंने पैरामीटर्स भेजे और वो काम करने लग गया विदाउट ब्रेकिंग इट्स फंक्शनैलिटी। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूं। ओके, सो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे रियूजेबल कंपोनेंट हम बनाते हैं, तो रियूजेबल कंपोनेंट बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका बेस कंपोनेंट होता है उसकी फंक्शनैलिटी ब्रेक ना हो। उसमें हम जिस तरह से प्रॉप पास करते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पर 2 प्रॉप पास किए हुए हैं, राइट। क्यों किए हुए हैं, क्योंकि एक बेस कंपोनेंट 2 ही प्रॉप चाह रहा है। अगर यहाँ पर वो 3-4 और चाहता तो हम यहाँ पे 3-4 और यहाँ पे पास करते, राइट। और ये करली ब्रेसेस डॉट 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 प्रॉप्स का मतलब होता है कि जितने भी मैं प्रॉप्स यहाँ से भेजूंगा, राइट, वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली इसमें से इसमें पास कर देगा जितने भी मैं प्रॉप पास करूंगा। डॉट 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 का मतलब होता है कि जितने भी प्रॉप नंबर ऑफ प्रॉप्स मैंने पास किया, नंबर ऑफ प्रॉप्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली पास कर देगा। तो लिस्कॉफ का मतलब ये हुआ कि ड्राइव कंपोनेंट, यानी कि जो मैंने बनाया है, नया कंपोनेंट जो मैंने बनाया है, वो उसके पेरेंट कंपोनेंट है, राइट, उसको यूज कर ले, बट जो बेस कंपोनेंट है उसका कोड ब्रेक करे बिना। ठीक है, ये होता है लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ठीक है, ओके, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू इंटरफेस सेग्रीगेशन। इंटरफेस सेग्रीगेशन कहता है कि आप जितने एक कंपोनेंट को प्रॉप्स जरूरी हों उतने ही आप प्रॉप भेजें। जैसे इसमें लिखा है कि लिस्कॉफ प्रिंसिपल कहते हैं कि आपको कंपोनेंट को सिर्फ वही प्रॉप्स इंटरफेस को देने चाहिए जो उनको जरूरत है। रिएक्ट में इसका मतलब है कि आपको अपने कंपोनेंट को अननेसेसरी प्रॉप्स या डिपेंडेंसी से क्लस्टर्ड नहीं करना चाहिए। हर कंपोनेंट का सिर्फ वही इनपुट देना चाहिए जो काम करे, ताकि कंपोनेंट क्लीन और मेंटेनेबल रहे। अब हम क्या करते हैं, यूजुअली एग्जांपल से समझते हैं कि एक हमें लॉगिन फॉर्म बनाना है सपोज, या कुछ फॉर्म्स बनाने हैं,
रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और प्रोफाइल का फॉर्म बनाना है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन फॉर्म बना लेते हैं और उसमें ही पैरामीटर्स के बेस पे इनपुट्स को ऐड कर लेते हैं, राइट। अब उसमें क्या किया, लॉगिन फॉर्म में हमने एक कॉमन फॉर्म को यूज़ किया जिसमें 4 पैरामीटर भेज दिए, ठीक है, अभी 4 पैरामीटर थे, चारों यूज़ हो गए। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन में 4 पैरामीटर की ज़रूरत थी तो चारों यूज़ हो गए। लेकिन प्रोफाइल में हमने सिर्फ 3 भेजे हैं, राइट, लेकिन होंगे तो फिर भी यहाँ पर ऐड चारों ही, राइट। तो ये क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है प्रिंसिपल को। इससे अच्छा है कि हम क्या करें, लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और प्रोफाइल फॉर्म को अलग अलग बनाएं और ज़रूरत के हिसाब से इसमें पैरामीटर्स रखें। जैसे लॉगिन फॉर्म में 2 ही पैरामीटर हैं या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में 3 ही चाहिए, राइट, ऐसी प्रोफाइल में भी 3 चाहिए। तो जितने प्रॉप्स की ज़रूरत है हमें सिर्फ उतने ही प्रॉप्स भेजने चाहिए, रिडंडेंट प्रॉप्स भेजने से हमें बचना चाहिए, राइट। दिस इज इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। डीआईपी प्रिंसिपल क्या कहता है, डीआईपी मतलब डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि हाई लेवल कंपोनेंट को लो लेवल कंपोनेंट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। रिएक्ट में आपको कंपोनेंट के बीच टाइट कपलिंग से बचना चाहिए। डिपेंडेंसीज को डायरेक्टली कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करने के बजाय उन्हें प्रॉप या कंटेक्स्ट के थ्रू इंजेक्ट करना चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए कि कंपोनेंट के बीच फ्लेक्सिबिलिटी और टेस्टेबिलिटी बनी रहे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर समझे, अगर अब तो यूजर प्रोफाइल हमने बनाया है, यूजर प्रोफाइल में एक सर्विस हम इंजेक्ट कर रहे हैं, उस सर्विस को इंजेक्ट करके हम एपीआई कॉल के थ्रू डेटा सेट कर रहे हैं, राइट। अब वो क्या कहता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें किसी थर्ड पार्टी सर्विस पर यानी कि हाई लेवल कंपोनेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कंटेक्स्ट का यूज कर रहे हैं। कंटेक्स्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यूजर कंटेक्स्ट हमने बनाया है जिसमें सारा काम हुआ है, सब एपीआई कॉल या फिर रिक्वायर्ड जो भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है उस यूजर को गेट करने के लिए वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सिंपली हम उसको यूज कर रहे हैं, राइट। दिस इज डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। हम किसी हाई लेवल कंपोनेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, हमने उसके लिए क्या किया, हमने सिर्फ एक कंटेक्स्ट बनाया है, जैसे यहाँ पे मेंशन भी है कि कंटेक्स्ट के थ्रू करो या प्रॉप के थ्रू करो। हमने यहाँ पे कंटेक्स्ट बनाया, ठीक है, और हम उसको यूज कर रहे हैं। प्रॉप्स के थ्रू का मतलब होता है कि हम सिंपली यहाँ पे यूजर पास कर देते और इसकी हमें जरूरत नहीं थी, राइट। इस तरह से हम कर सकते थे। तो होप कि आपको डीआईपी भी समझ में आया होगा। तो मोटा मोटा एसआरपी, ओसीपी, एलएसपी, आईएसपी, डीआईपी, ये 5 मेजर प्रिंसिपल्स हैं रिएक्ट में जो यूज होते हैं, राइट। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो